Assalamu alaikum. Today our topic is Lee-Chatelier principle. Before discussion of this topic, first of all we should revise some previous knowledge. What are reversible reaction? Reversible reaction are those type of reaction in which product regenerate original reactant are called reversible reaction. Equilibrium condition. इक्विलिब्रियम कंडीशन हर रिवर्सिबल रिएक्शन में उस वक्त आती है जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का इस टॉपिक से क्या कंसर्न है। जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं कि एक रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, तो उस वक्त माइंड में एक चीज़ ज़रूर आती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस टॉपिक, दे वांट टू कैरी ऑन दिस रिएक्शन इन जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन। सपोज हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन है, तो अमोनिया की प्रोडक्शन को वो जस्ट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम अमोनिया बने, ना कि वो रिवर्स हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जो है वो ली चैटलियर ने किया था। तो इस तरह हम ओवरऑल ये देख सकते हैं, ली चैटलियर is the scientist who sorted out this problem because industrialists are more concerned about reversible reaction. They want to carry on this reaction in just forward reaction. यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली है क्या। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि सपोज हमारे पास एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस मीन उसके अंदर प्रेशर की, टेम्परेचर की, कंसंट्रेशन की, इस किस्म की कोई भी चेंज लेके आते हैं, तो सिस्टम कैसे उसको डिफाइन करेगा। सिस्टम या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, या उसको किस तरह मिनिमाइज करेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन में ये देखेंगे, इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इफ स्ट्रेस और इफ चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन इज अप्लाइड, या सिंपली हम कह सकते हैं इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम at equilibrium condition, then system will move in forward or backward direction to minimize the effect of that stress. उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, तो हम उस पर स्ट्रेस ही उतना अप्लाई करेंगे ताकि हम जस्ट उसको फॉरवर्ड रख सकें। यानी हम अपनी मर्जी से किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड रख सकते हैं बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमोनिया प्रोडक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल के तौर पे आती है। अमोनिया प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है, और इस ली चैटलियर के अंदर या रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैटलिस्ट आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस which reduce the time taken to reach the reaction at equilibrium condition or product side। अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला रिएक्शन नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, तो वो जस्ट फॉरवर्ड के लिए टाइम को रिड्यूस करेगा। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला है यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर कैटलिस्ट क्या करेगा, जस्ट उसको इक्वल कंडीशन तक, इक्विलिब्रियम कंडीशन तक लेके जाएगा, उसके बाद कैटलिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। कैटलिस्ट जस्ट अब आप देखें, अगर एक रिएक्शन है सपोज वो 15 मिनट में इक्विलिब्रियम कंडीशन तक जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट हो सकता है 15 मिनट की बजाय उसको 5 मिनट 7 मिनट तक उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ले जाएगा। बट आफ्टर गेनिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी कैटलिस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, वो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एक एनर्जी का बैरियर होता है उसको कम कर देता है और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कैटलिस्ट आर दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस विच रिड्यूस द टाइम टेकन टू इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट साइड, और दूसरा इसमें ये होगा बेसिकली इट लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनाता है। अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करके फिर इसकी मेन एप्लीकेशन पे जाएंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली वो चीज है जो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम अपनी मर्जी से फॉरवर्ड या बैकवर्ड रखने के लिए यूज करते हैं। If the stress is applied to a system at equilibrium condition, then system will move in forward or backward direction to minimize the effect of that stress। उस stress को effect को खत्म करेगा।
एग्जांपल इसमें सबसे फेमस जो है वो हैबर प्रोसेस की है, अमोनिया प्रोडक्शन की है। इक्विलिब्रियम स्टेट is the state at which rate of forward and reverse reaction become equal. What are the catalyst? जनरल कैटलिस्ट क्या होता है? जो टाइम को कम कर देता है, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बना लेता है, टाइम हमें कम लगता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और ये करता क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बैरियर को लो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है अमोनिया की प्रोडक्शन की, कि हैबर प्रोसेस के जरिए ज्यादा से ज्यादा हम अमोनिया कैसे बना सकते हैं। क्यों कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो इससे कंसर्न है कि अमोनिया कितना बन सकता है, क्योंकि अगर हम ये रिवर्सिबल कंडीशन में रखते हैं तो इससे ये होता है कि जस्ट 33% अमोनिया रिकवर होता है, और इसको अगर ली चैटलियर के जरिए करते हैं तो फिर इसकी परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। वो आगे जाके देखते हैं। इससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम ये चीज है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में या किसी रिएक्शन चैम्बर पे काम कर रहे हैं, वो जो आपका रिएक्शन चैम्बर होगा या सिस्टम या टेस्ट ट्यूब होगी जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम होता है। the reaction chamber which is under your observation is basically called system. Rest of all the things around the system in the lab के अंदर जो जो चीजें भी पड़ी होती हैं वो जस्ट होंगी सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम होता है जिस चीज पे हम काम कर रहे थे, उसके आसपास जितनी चीजें हैं उनको हम सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग में ये डिफरेंस हुआ। द थिंग्स अंडर ऑब्जर्वेशन अराउंड द सिस्टम, जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे पास सराउंडिंग होती हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया में ये इसकी इक्वेशन बन जाती है N2 3H2 2NH3। अब ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स सेम हो चुका है उस वक्त की कंडीशन को हम आगे लेके जाएंगे कि इसमें अगर ये वाली चेंज करें तो सिस्टम किस साइड पे जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कंसंट्रेशन को चेंज करने थे। सी फॉर कंसंट्रेशन। इसमें ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया है। अगर हम रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, सपोज कोई नाइट्रोजन ज्यादा ऐड कर देते हैं या हाइड्रोजन ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो अमोनिया जो है वो हमारे पास ज्यादा बनेगा। इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो रिवर्सिबल कंडीशन में था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम इस सिस्टम को फॉरवर्ड की तरफ लेके जा सकते हैं। तो कंसंट्रेशन में हम ये कह सकते हैं, कंसंट्रेशन की समरी के अंदर ये कह सकते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन को अगर कम कर दें, इधर से ये अगर विथड्रॉ करते हैं अमोनिया को, तब भी सिस्टम फॉरवर्ड रहेगा। या फिर ये है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या रिएक्टेंट साइड पे किसी की भी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं, अगर रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो तब भी सिस्टम जो होगा वो फॉरवर्ड चलता रहेगा। तो कंसंट्रेशन में तो जस्ट ये होगा, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or by the removing the concentration of product, then system will move in just the right side, the system will move in forward direction. नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर जो है इसमें देखा जाता है कि जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल देखे जाते हैं। जैसे रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल 3 और ये +1, तो टोटल 4 मोल इस साइड पे हो जाते हैं, 2 मोल इस साइड पे हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल जिस साइड पे ज्यादा होते हैं, जिस साइड या जिस चीज के एटम या मोल ज्यादा होते हैं उसी पे प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। यानी अगर इस सिस्टम पे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो जिस साइड पे भी नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं उसी साइड पे प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा और सिस्टम विल मूव इन अदर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे टोटल 4 मोल है, प्रेशर बढ़ाने से जिस साइड के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं उसी साइड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और सिस्टम दूसरी साइड पे मूव करता है ताकि इस प्रेशर के इफेक्ट को कम किया जा सके। क्योंकि ली चैटलियर में हमने ये कहा कि अगर कोई भी प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन इस किस्म के स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम या फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है ताकि उस स्ट्रेस को कम किया जा सके। इफ stress is applied to a system at equilibrium condition, then system will move in forward or backward direction to minimize the effect of that stress. So in case of Haber process, when number of mole at reactant side, total number of mole are 4, but in product side, total number of mole are 2. So by increasing pressure, system will move from reactant to product side because reactant side have greater number of mole as compared to product. So system will move in right direction, system will move in forward direction by increasing pressure. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, एक हमारे पास ये चीज आ गई कि प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया को बढ़ाया जा सकता है।
प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया को बढ़ाया जा सकता है। और फिर कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेड साइड की बढ़ाते हैं फिर भी अमोनिया को बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरह जैसे हमने ये कहा है कि प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, इसी तरह वॉल्यूम के बढ़ाने से सिस्टम बैकवर्ड जाएगा। बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा। अगर आपको एक चीज का पता चल गया है तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट जाएगी कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ाने से क्या होगा, सिस्टम बैकवर्ड आएगा। तो इसमें से एक चीज का भी क्यों कि नेचुरली जो सिस्टम के ऊपर जब हम किसी किस्म की चेंज नहीं करते और सिस्टम रिवर्सिबल कंडीशन में रहता है उस वक्त क्या होता है कि नेचुरली ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कि इसको ज्यादा नंबर ऑफ मोल इसके प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम इसका ज्यादा रहता है, इस साइड पे कम वॉल्यूम रहता है। तो इसी तरह जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड, तो प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ाने से ये बैकवर्ड जाएगा। तो हम ओवरऑल इसकी समरी के अंदर ये लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट साइड को बढ़ा दें तब भी फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर को बढ़ाने से तब भी फॉरवर्ड जाएगा, वॉल्यूम के कम करने से क्या होगा, सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा। वॉल्यूम के कम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम अपोजिट है, तो वॉल्यूम कम करें, प्रेशर बढ़ाएं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड की बढ़ाएं तो सिस्टम जस्ट फॉरवर्ड ही चलता रहेगा। क्योंकि आज जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि सिस्टम को फॉरवर्ड कैसे रखना है। क्योंकि हम शुरू में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो ज्यादा कंसर्न होता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, ज्यादा प्रोडक्ट के लिए वो सिस्टम को जस्ट फॉरवर्ड साइड पे ही रखेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्शन जो है बेसिकली दो टाइप, बल्कि इसमें टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले हम एक दो इसके एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर पे जाएंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 PCl3 प्लस Cl2। इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल 1 है, इस साइड पे टोटल 1 ये और 1 ये, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 2 है, इस साइड पे 1 है। इसमें जो होगा प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम बैकवर्ड आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल इसमें प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है। तो इस तरह ये इसके अपोजिट चलता जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेड साइड पे ज्यादा थे, इसके नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है। अगर हम ऐसा कोई रिएक्शन देखते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल दोनों साइडों पे एक जैसे हैं, जैसे H2I2 हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें 2 मोल इस साइड पे भी है और 1 ये टोटल 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, तो ऐसे सिस्टम में ना प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा ना वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। इसको फॉरवर्ड रखने के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या इसकी प्रोडक्ट को रिमूव करते रहेंगे, तब सिस्टम फॉरवर्ड साइड पे रखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है रिएक्शन दो टाइप के होते हैं जिनमें कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सो जैसे उसके नाम से जाहिर हो रहा है, एग्जिट जैसे डोर के ऊपर एग्जिट लिखा होता है बाहर निकलने का रास्ता, तो एक्सो मीन उसमें से हीट एग्जिट होती है, बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक उसमें इन होती है हीट। तो अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है सपोज, उसके अंदर से रिएक्शन हो रहा है और वो एक्सोथर्मिक है, उसमें से हीट निकलनी है, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रखा जाएगा उतना उसमें से हीट जल्दी निकलेगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना लो रखेंगे, उस सिस्टम सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें से रिएक्शन तब कंप्लीट होता है जब इसमें से हीट निकलती है। तो बाहर के टेम्परेचर जितना रिड्यूस होगा, जितना कम होगा टेम्परेचर, जल्दी इसमें से हीट निकलेगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट के हमने सिम्टम कुछ देखे थे कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे होता है, या हीट निकलती है यानी टेम्परेचर इसका कम ज्यादा होता है, या प्रेसिपिटेट बनता है, कलर स्मेल, इस किस्म की चीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जैसे अमोनिया है, अमोनिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से जो हीट निकलती है वो -92.46 किलो जूल पर मोल। अमोनिया में से 92.46 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए जितना बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा उतना इसमें फेवरेबल रहेगा, इसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो उसका टेम्परेचर जो है वो लेस होना चाहिए, लेस टेम्परेचर।
रिड्यूस टेम्परेचर जो होगा वो फेवरेबल रहेगा। अब यहाँ पे इसको एक दफा हम शॉर्टली देखते हैं, फिर इसकी ऑप्टिमम कंडीशन पे जाएंगे। लीच एटलियर, if stress is applied to a system at equilibrium, system will move forward backward to minimize the effect of that stress. एग्जांपल इसमें सबसे फेमस एग्जांपल अमोनिया है। अमोनिया की प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम state at which rate of forward and reverse reaction become equal. Catalyst are the substance due to which we reduce the time taken for chemical reaction to reach at product side. अगर रिवर्सिबल होगा तो एट उसकी फाइनल कंडीशन जो होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। इसी तरह एप्लीकेशन में क्या आता है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हमने देखा है कि इसके एप्लीकेशन में अगर चेंज करते हैं, इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, then system will move in forward or backward direction according to our desire. We can manage the reaction. और इसमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, by increasing concentration of reactant we can get maximum product, by increasing pressure, by reducing volume, by reducing temperature, because this is exothermic reaction, so low temperature is favorable for maximum product. इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? कैटलिस्ट इसके अंदर बेसिकली जो यूज किया जाता है, यहाँ पे मैं इसके ऑप्टिमम कंडीशन में लिख देता हूं, इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज किया जाता है और आयरन के साथ मिक्सर यूज किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिका। कैटलिस्ट बेसिकली यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज आयरन एम्बेडेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिका। तो इसमें सिंपल जो लिखा जाता है वो आयरन। और इसमें ऑप्टिमम कंडीशन होता है क्या? Optimum condition are the condition parameter due to which we are able to get maximum amount of product called optimum conditions. इसमें हैबर प्रोसेस के अंदर ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी हो सकती है? जब हम आयरन कैटलिस्ट यूज करें, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखें और इसके अंदर 200 atm प्रेशर रखें, तो ये इसकी फाइनल कंडीशन है, ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है। इस तरह की कंडीशन में हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब जाहिरी तौर पे देखने में ये लगता है कि ये 400 टेम्परेचर है तो ये ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्री के पार्ट ऑफ व्यू से ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्री में तो बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं, तो इस अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए ये होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो अमोनिया यहाँ पे रिकवर होगा ये गैसियस फॉर्म में होगा। अमोनिया गैसियस फॉर्म, इसको -33 डिग्री सेंटीग्रेड देके इसको कंडेंस कर लेते हैं, इसको सॉलिड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है NH3 की प्रोडक्शन। NH3 जो लीच एटलियर के जरिए प्रोड्यूस होता है और विदाउट लीच एटलियर प्रोड्यूस होता है, उसमें कितना डिफरेंस है? अगर जस्ट हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में रखते हैं और ऐसे ये रिवर्स होता रहता है तो जस्ट 33% रिकवर होता है, 33%। और जब लीच एटलियर अप्लाई करते हैं तो फिर ये 98% अमोनिया रिकवर होता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है सिर्फ लीच एटलियर की वजह से। लीच एटलियर को अप्लाई करने, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद हम इसमें से इतना ज़्यादा प्रोडक्ट इसका ले सकते हैं। NH3 जो है एनुअली 110 मिलियन टन जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता है। उसका 80% जो है वो फर्टिलाइज़र, सपोज यूरिया या अमोनियम फर्टिलाइज़र कोई भी है, उनके अंदर अमोनिया यूज़ हो जाता है 80%। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन यूज़ होती है, ये टोटल एयर के अंदर 78% है, तो इसका 13% जो है वो फिक्स हो जाता है इन हैबर प्रोसेस। तो क्योंकि सबसे जो चीप प्रोसेस है इसको अमोनिया को लेने का, वो सबसे चीप प्रोसेस यही हैबर प्रोसेस होता है। तो इस तरह 13% इसमें फिक्स हो जाता है और टोटल प्रोडक्शन 110 मिलियन टन इसमें प्रोड्यूस होता है, जिसमें 80% इसकी फर्टिलाइज़र में और बाकी जो है वो एक्सप्लोसिव में और नाइलॉन फर्टिलाइज़र और इस किस्म के पॉलीमर में भी यूज़ हो जाता है। तो ये टोटल हमारे पास लीच एटलियर प्रिंसिपल था। और लीच एटलियर प्रिंसिपल के अंदर हमने मेनली यही देखा है कि अमोनिया की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। वैसे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उस पर लीच एटलियर अप्लाई हो सकता है। आई थिंक क्लियर होगा। थैंक यू।